1799th episode of Nagpur's most happening Facebook live शो का नाम राज की बात, Women of the Year के साथ. Really want to thank Parekh Brother Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnava Boutique, one of the best boutiques in Nagpur city. Can't forget to thank Stylux Kitchens and Wardrobes by Suhas Patel. Live Fit with Pooja Shelke, Nagpur ka Hospital, Orange City Hospital, and of course Mampi Reusable Diapers for Children. मेरी आज की जो मेहमान है वो कई वर्षों से कथक से जुड़ी हैं, कथक फॉर्म ऑफ आर्ट से जुड़ी हैं. उनका फाउंडेशन कलाश्री फाउंडेशन कई वर्षों से अच्छा काम करते आ रहा है. शी डिड हर PhD इन कथक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, and most importantly a lady with a vision and a mission of taking Kathak to one step ahead. Please welcome my guest today, Mrs. भाग्य लक्ष्मी देशकर. मैम नमस्कार. नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में. बहुत बहुत धन्यवाद राज जी. मैम, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जब भाग्य लक्ष्मी जी छोटी थी और जब ये फॉर्म ऑफ आर्ट सीखने की बारी आई तो घर से किसने ये आपको कहीं ना कहीं सजेस्ट किया, या आपने घर में किसी को एग्जिस्टिंग आपकी फैमिली में कोई ये कथक को फॉलो करता था? कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए कि जैसे फैमिली थोड़ा कल्चरल बैकग्राउंड से थी कि कला की क्या बोलते हैं उसको, कला के बारे में जानना और कला का वातावरण था घर में, लेकिन ऐसे कोई शास्त्रीय नहीं सीखा था. मेरे एक चाचा थे जो तबला सीखते थे और तबला बजाते थे, बहुत अच्छा गाते भी थे जी. तो इस प्रकार का वातावरण घर में था. लेकिन मेरे पिताजी सो ही वाज डायरेक्टर एट पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, और उनको ऐसे लगा कि जैसे बचपन में स्कूल में एक नृत्य नाटिका थी, मैं एकदम बालक मंदिर का कंसेप्ट था तब, तो उसमें द्रौपदी चीरहरण का एक प्रसंग था जी, और उसमें मुझे भी एक छोटा सा पार्ट था. तो करीबन मैं 5 साल की होंगी तब, और उसको देखकर उनको ऐसे लगा कि ये बहुत अच्छा नृत्य कर सकती है. और फिर जैसे मेरे गुरु श्रीमती ललिता जी हरदास, हम लोग तब अकोला में थे, और अकोला में वे आए, वे दिल्ली से हैं, और जैसे वो वहाँ पर आए तो उन्होंने एक अच्छा नृत्य वर्ग शुरू किया जो शास्त्रीय तत्व पर आधारित था, कथक फॉर्म था उसका जी. तो मेरे पिताजी मुझे वहाँ पर लेके गए जी. और फिर एट द एज ऑफ 7 साल में फिर मेरी कथक नृत्य शिक्षा जो शास्त्र सम्मत ऐसे बोल सकती हो, शास्त्रीय तौर पर जी, ऐसे अच्छे गुरु के पास, और जो मुझे अभी तक जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो इसे 7 वर्ष की आयु से पिता से शुरू हुई ये कहानी. मैम ये आप नागपुर में बहुत ज़्यादा समय तक रह नहीं पाई, उसकी बहुत बड़ी वजह आपके पतिदेव है. तो इस बात को लेके कितनी खुश होती हैं, कितनी उदास होती हैं? नहीं, खुशी की बात है. बहुत सकारात्मक सोच रखती हूँ मैं, पॉजिटिव थिंकिंग पर भरोसा रखती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है. तो 1994 हीरा इंटरनेशनल स्कूल में मैंने जॉब शुरू की जी, डांस बुटीबोरी यस जी. और फिर वहाँ 7 साल का मेरा जो था कार्यकाल मैंने पूर्ण किया, और उसी दौरान मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर होगी चंद्रपुर जी, वहाँ का जो स्टील प्लांट है जी, वहाँ पर उनकी ट्रांसफर हो गई. तो सोचा कि बच्चे छोटे हैं और फैमिली लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बच्चों को भी, और मुझे भी ऐसे लगा कि नहीं, आई शुड शिफ्ट जी. तो फिर हम लोग चंद्रपुर गए 2001 में जी, और फिर बहुत समाधानी हूँ कि एक फैमिली लाइफ, बच्चों को पीता, मुझे भी गृहस्थी का आनंद मिला, और उसके साथ जो गुरु ने दिया हुआ काम है जो आगे पीढ़ी तक, और इस कला का प्रचार प्रसार, जतन और संवर्धन, इसी उद्देश्य के साथ और फिर ये कार्य शुरू हुआ. और फिर मेरे पति की इच्छा से ही उनकी एक सोच थी कि ये कला अपने तक मत सीमित रखो, ये इसका समष्टि के लिए भी इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए जी. तो उनके सहयोग से और गुरु के आशीर्वाद से, मेरे गुरु है श्रीमती ललिता जी हरदास, अभी वे भी नागपुर में है, तो ऐसे फिर वहाँ पर चंद्रपुर में कथक साधना केंद्र के नाम से क्लासेस शुरू की,
और बहुत समाधानी हूँ कि वो कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। आज वहाँ पर जिस बैरन लैंड कर सकते हैं, वहाँ पर एक भी कथक नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य की सोच भी नहीं थी। वहाँ ईश्वरीय इच्छा के साथ एक अच्छा कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ और आज बहुत समाधान व्यक्त करती हूँ कि वहाँ पर एक अच्छा खासा वातावरण कथक ये इस शास्त्रीय नृत्य का है। बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ये कार्य वहाँ चल रहा है। एक तरफ हम अपने संस्कृति की बात करते हैं, हम अपने नींव की बात करते हैं कि हमारी जो धरोहर है उसको हमने उसका सम्मान करना चाहिए, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाना चाहिए। लेकिन स्पेशली ये जो डांस फॉर्म्स हैं, वो कथक हो, वो भरतनाट्यम हो, वो कुचिपुड़ी हो, ये जितने भी फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी कला को, हमारी संस्कृति को व्यक्त करने में बड़े सार्थक साबित हुए हैं। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें थोड़ी सी ढलती जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न फॉर्म्स ऑफ डांस, इस पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में कभी रॉक एंड रोल आया, फिर ब्रेक डांस आया, फिर अब और नए नए फॉर्म्स हैं जिनको परफॉर्मिंग। इसमें ये जो फॉर्म्स हैं कथक, भरतनाट्यम, ये ऐसे जो फॉर्म्स हैं, ये कैसे सरवाइव करते हैं? इनके ये कितना चैलेंजिंग होता है इनके लिए सरवाइव करना? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वेस्टर्न भी कोई भी स्टाइल बुरी तो नहीं होती, अच्छी ही होती है, कला कला ही होती है जी। मेरी सोच ऐसी है कि जैसे ये चिरंतन कला है, क्योंकि ये ईश्वरीय कला है, ईश्वर से हमें प्राप्त हुई है जी। और ये ऐसे जैसे पानी के ऊपर बुलबुले आते हैं और ढल भी जाते हैं, वैसे वाली बात है। लेकिन जो हमारे शास्त्रीय फॉर्म है, कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, ये जो है ये शास्त्र सम्मत है, जिसका आधार ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। ऋषि मुनियों से प्राप्त ये कला है और ईश्वर, साक्षात ईश्वर अगर हम देखते हैं तो नटराज इसके आदि नर्तक है जी, और उन्हीं से ये प्राप्त कला है। तो ऐसी चीजें आती है और ऐसे अनेक संघर्ष इन कलाओं ने झेले हैं कालोघात के साथ। जैसे हम बोलते हैं कि 11वीं शताब्दी से इस पे आक्रमण होना शुरू हो गया जी। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी ये कला जीवित रही और बहुत अच्छे से उभर के सामने आई। तो आज भी अनेक चैलेंजेस है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नदी बहती है, प्रवाह बहुत विस्तीर्ण होता जाता है, वैसे ही कला होती है। उसमें बदलाव तो आना ही चाहिए, आते भी है, लेकिन सकारात्मक होते हैं। उसकी जो जड़ है वो पक्की होती है। तो जड़ अगर पक्की तो हिलने की बात ही नहीं है। तो जैसे हम सोचते हैं कि बहुत सारा वेस्टर्न है, लेकिन क्लासिकल में भी बहुत चांसेस है, बहुत संधियाँ है, और मुझे ऐसे लगता है इतना बढ़ रहा है, ये केवल भारत में नहीं, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच भी आज उपलब्ध है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, वो आज शास्त्रीय नृत्य के ओर आकर्षित होते हैं। और जैसे कि ये मध्य भारत का, जैसे उत्तर भारत से चली आई ही ये नृत्य शैली है, तो इसका प्रचार प्रसार मध्य भारत तक बहुत ज़्यादा हुआ है। और यहाँ के भी जो अभी केवल ऐसे एक समय ऐसे था कि ऐसे लोगों के ऊपर पगड़ा था कि ये केवल लड़कियों द्वारा ही किए जाने वाले। अगला सवाल मेरा यही था जी। लेकिन ऐसे नहीं है। अगर आप नॉर्थ साइड जाएंगे तो जैसे बिजू महाराज जी पुरुष थे, पंडित राजेंद्र गंगाणी जी, कुंदन लाल गंगाणी जी, ये तो सब पुरुष ही है। और अगर आप इनकी नृत्य प्रस्तुतियाँ देखते हैं तो कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं लगता कि ये केवल लड़कियों द्वारा किए जाने वाली शैली है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सब है, वेस्टर्न है, बहुत सारी स्टाइल्स भी है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य का अपना एक अलग दर्जा है, अलग एक स्टैंडर्ड है। और इसका प्रचार प्रसार भी बहुत गहराई तक अभी हो रहा है, गहन विषय इसमें आ रहे हैं और नई प्रस्तुतियाँ भी हो रही है। अगर किसी ने डिग्री ली, MBA किया, लॉ किया, या मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया, इंजीनियरिंग किया, तो उसे अपनी बात किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखना बड़ा आसान हो जाता है। किसी बैंक के पास ये जाकर कहना कि मैं एक नया स्टार्टअप चालू कर रहा हूँ या मैं एक नई कंपनी शुरू कर रही हूँ,
ये बात कहना, ऑन द पेपर चीज़ें देना और उसके ऊपर में लोन लेना और फिर एक यूनिट शुरू करना, बट परफॉर्मिंग आर्ट्स इनसे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उनके लिए इस किस्म का व्यवसाय शुरू करना, एक इंस्टीट्यूशन शुरू करना, ये भी बड़ा चैलेंजिंग है हमारे देश में, जहाँ हमारे नेता जो संसद में बैठते हैं वो धर्म की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, और वहीं पर जब बात आती है ऐसे प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करने की, तो कोई कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग, एलिजिबिलिटी का कोई फैक्टर ही नहीं है। तो उसमें आप कलाश्री फाउंडेशन लेकर आती हैं, ये एक अलग चीज़ है, भले ये एक अलग कोशिश है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि हम इस किस्म की भी रिफॉर्म्स या पॉलिसीज आए जो आर्टिस्ट्स को, या वो आर्टिस्ट जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अपनी कला को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जब उनको संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, तब अब बैंकों ने भी सपोर्ट करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि जैसे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि आप जैसे गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है, जैसे CRA की है, ऐसे बहुत सारी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल का जो काम है, सांस्कृतिक विभाग का, तो बहुत सारे फंड्स होते हैं, लेकिन अवेयरनेस कम होता है। तो वो अवेयरनेस बढ़ना चाहिए कि इसके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप्स है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये होना चाहिए। और कलाश्री आर्ट फाउंडेशन की स्थापना उसी उद्देश्य के साथ हुई है कि जो स्रोत पर्सन है, बहुत से जैसे हम लोग मधुबनी वार्ली पेंटिंग्स के भी वर्कशॉप रहती है, परफॉर्मिंग आर्ट, गायन, वादन, नर्तन, चित्रकला, शिल्पकला, इन सभी कलाओं को मंच उपलब्ध करा देना और उनका प्रचार प्रसार, और स्रोत पर्सन, ये बहुत इतने अच्छे जगह से इतना नॉलेजेबल लोग हमारे पास हैं, लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिलता, लोगों के सामने नहीं आता और रोजगार भी नहीं होता। तो ये हम लोगों का एक उद्देश्य कलाश्री आर्ट फाउंडेशन की स्थापना करना कि वो स्रोत पर्सन को, जैसे मिथिला में मधुबनी आर्ट का एक बहुत बड़ा वहाँ पर कार्य होता है जी, और लेकिन वो ये राष्ट्रपति अवार्ड भी उनको प्राप्त है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में नहीं, आज उनको कोई नहीं जानता है जी। तो उनको वहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म देना, यहाँ से उनका रोजगार उपलब्ध करा देना, अर्थार्जन करना, ये उद्देश्य से कलाश्री आर्ट फाउंडेशन काम करते हैं। और फिर कथक के लिए भी मेन तो हमारा वो ये कि हम गायन, वादन, नर्तन और फिर बाकी कला। तो जैसे मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है कलाकार, इसका तो एक है कि एक सहकार्य, क्योंकि अगर अर्थार्जन है, अर्थ प्राप्ति उसमें है, और अच्छा क्या बोलते हैं उनको, मजबूती अगर हमको फाइनेंशियल मिलती है तो एक कलाकार आगे बढ़ेगा जी। तो जैसे आपने कहा कि बैंक और ये इसके ज़रिए अगर इसको कुछ फंड्स मिलते हैं, कुछ एक जैसे बहुत से CSR फंड होते हैं, तो उसमें से भी कुछ हेल्प मिल जाती है, तो ये कार्य अच्छे से आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ रहा है। आज पहले जैसी परिस्थिति नहीं है। आज कोई स्कूल में 20,000 का जॉब कोई आर्टिस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपनी क्लास से, अपनी प्रस्तुतियों से 40-50 हज़ार आराम से कमा लेता है। ये आज की परिस्थिति है, तो अच्छा बदलाव है मुझे लगता है। जब हम एक फाउंडेशन के तहत कोई कार्यक्रम करते हैं, तो हमारी कोशिशें जो रहती हैं वो कहीं ना कहीं ये भी रहती हैं कि बाहर से फंड इकट्ठा हो, स्पॉन्सरशिप्स आए, लेकिन एक तरफ परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस पर कंसर्न, और एक तरफ ये स्पॉन्सरशिप इकट्ठा करना जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब कलाश्री फाउंडेशन ने शुरुआती दौर में जब करना चालू किए कार्यक्रम, तब क्या चलता था मन में? भाग्य लक्ष्मी जी जो खुद जिनके नाम में लक्ष्मी है और एक भाग्य का रूप लेकर आई हैं, कितना डिफिकल्ट है उनके लिए भी? बहुत डिफिकल्ट, बहुत संघर्ष की बात होती है ये, क्योंकि ना पैसा मिलना बहुत कठिन है, उसके लिए आपको रेपुटेशन एक आपका डेवलप करना होता है। तो मैंने जैसे चंद्रपुर का नाम किया ना, तो चंद्रपुर में बहुत अच्छा सांस्कृतिक वातावरण है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो जब भी हम लोग, क्योंकि जैसे गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हो, एक बड़े कोई आर्टिस्ट आता था तो प्रोग्राम से, तो लोगों को पता था कि हाँ ये काम यहाँ पर अच्छा ही हो रहा है और अच्छे के काम के लिए ही जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, अपने आप बहुत सारा फंड कलेक्ट हो जाता था। वेरी नाइस वर्कशॉप्स एंड ऑल।
लेकिन जैसे नागपुर की बात है तो नागपुर में थोड़ा सा कैसे है ना कि हमको थोड़ा सा परेशानी होती है कि फंड्स कलेक्ट करने में। आपको ऐसे नहीं कि लोग मदद नहीं करते हैं, लोग ज़रूर मदद करते हैं, उद्देश्य भी हमारा अच्छा ही होता है। और जो आर्टिस्ट आते हैं तो जो एक अवेयरनेस है कि हर एक पेरेंट को ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग बोले ना कि ये देखो हम तो दरबारी कलाकार नहीं है ना, घरानेदार कलाकार नहीं है जी। तो हम चाहते हैं कि वो जो घरानेदार वाली कला है और ये जो हम लोग सीख रहे थे इतने बड़े गैप को हम थोड़ा सा कम करें और वो भी सीखें। तो ऐसे जब वर्कशॉप्स लेते हैं तो एक फी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसमें हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है। कहीं पर भी से भी स्पॉन्सरशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे से हो जाता है। इतने सभी नागपुर के हमने जितने भी बड़े वर्कशॉप्स लिए सब नागपुर में ही है जी। तो नागपुर के जो भी सभी शास्त्रीय नृत्य वर्ग वाली संस्थाएं हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, खूब अच्छा कोऑपरेट करते हैं और इस फी कलेक्शन के माध्यम से अब बाकायदा उनको सर्टिफिकेट मिलता है, रिसिप्ट मिलती है और बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है। तो ये जो रेपुटेशन है ना, इसके जरिए काम हो जाता है। पीएचडी किया आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स में, स्पेशली कथक में। हाँ। क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आप खुद एक ग्रेट परफॉर्मर हैं। कैसे है ना कि इसका बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत ही बड़ा है और माइथोलॉजी से कनेक्ट है। जैसे 4 वेद है, उसमें से पंचम वेद करके नाट्य शास्त्र है। पढ़ाई करने का मुझे बहुत क्या बोलते हैं, अंदर से मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि मुझे हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अभी भी ऐसे लगता है जी। कि ठीक है पीएचडी हो गया है, ऐसे लगता है ठीक है इट्स ओके, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं अभी भी मुझे उसका अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। तो एक वो स्वभाव होने के कारण और फिर जब मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स नाट्य शास्त्र में ललित कला विभाग नागपुर से किया तो उसी समय मेरे इसमें एक सोच डाल दी गई थी कि आपको इसमें रिसर्च करना है। जी। तो चलते आ रहा था, लेकिन इतना आसान काम नहीं परफॉर्मिंग आर्ट्स में रिसर्च करना। जी। ये मेरे ऐसे ही सोच में था। फिर मेरे हस्बैंड जो है जी और उनके जो कुछ दोस्त लोग हैं और मेरे हस्बैंड जो है उनको ऐसे लगा कि नहीं भाग्यलक्ष्मी शुड गो फॉर रिसर्च। आपने इससे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं कि जो नाट्य नृत्य कथक नृत्य में मेरा स्पेशलाइजेशन कथक नृत्य में है तो इसमें रिसर्च करते हैं। और फिर 2009 में मैंने पढ़ाई करनी शुरू की और जैसे जैसे पढ़ती गई, नाट्य शास्त्र तो पढ़ा था, बहुत अच्छा लग रहा था, इतना ऐसे लगता था कि कितनी बड़ी इसमें उपलब्धियां है, कितना विजन है। और अगर हम परफॉर्मेंस के साथ अगर हमारे पास सिद्धांत भी रहा, वो जो शास्त्रीयता का सिद्धांत जो है नाट्य शास्त्र में जो जो चीजें भी है इतना गहन है वो, तो उसके साथ अगर ये भी रहा तो विजन ब्रॉड हो जाता है जी। और ये काम ऐसे मुझे घर बैठ के तो नहीं होना था, मुझे बहुत जगह घूमना पड़ा, बहुत लोग, बहुत गुरुओं से मिलना पड़ा। उसमें से पंडित राजेंद्र गंगाणे जी, क्षमाताई जी, रोशनताई जी दाते, मालविका जी मित्रा, श्री राम जी लागू, ऐसे सब लोगों से जब मिली मैं और उनके पास जाकर जब मैंने काम किया तो मुझे ऐसे लगा कि ये काम कैसे होना चाहिए। ऐसे लोग पूरा उसमें एनग्रॉस होके करते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं रहता है, काम वो काम और उसका जो क्या बोलते हैं उसमें उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है, जो समाधान मिलता है और हम कुछ दे पाते हैं। तो ये अध्ययन के लिए और अपनी सोच ब्रॉड करने के लिए विजन हमारा एक बहुत बड़ा होना चाहिए, उसमें केवल मुझे ही नहीं तो अनेक लोगों को फ़ायदा भी होना चाहिए। इस सोच के साथ ही रिसर्च किया और अभी भी पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करना ही मेरा स्वभाव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर एक तरफ परिवार में भी बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उनके तरफ कितना कैसे बैलेंस करती थी? खुद के परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, पढ़ाई करना और एक तरफ कलाश्री फाउंडेशन या फिर चंद्रपुर में जो आपका इंस्टीट्यूशन था उस पर फोकस करना, कैसे बैलेंस आउट करते थे? बहुत कठिन काम है, इतना इजी नहीं है।
बहुत आइसोलेशन में रहना था। तो अब अच्छा लगता है कि बच्चे बड़े हो गए? बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। ओके। जब बच्चे बड़े और नाती भी हो जाता है ना, जी। तो ऐसे लगता है और ज्यादा। जी जी जी। यानी बहू भी आती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटा बच्चा घर में आता, उसका भी एज अ गृहिणी करती जी है। जी। ये तो ठीक है, हमारा एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, बट हमने ये भी व्रत लिया है कि जीवन का, घर संभालने का एक गृहिणी करके जो व्रत लिया है, तो वो भी है। तो दादीहुड आप सेलिब्रेट कर रही हैं, मजा कर रही हैं? बहुत अच्छे से जी। आई एंजॉय, और सब रस सब भाव उस महीने है। इसमें देखती हूँ मैं। यस। ओके। उसकी मुद्राएं वगैरह। लेकिन ये बैलेंस करना बहुत इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको घर के सबके बहुत सहयोग होना आवश्यक है, जो मिलता रहा मुझे मेरे पति देव से। मेरे पति श्री सुनील हरिहर देशकर, मेरा बड़ा बेटा ओंकार देशकर, मंदार देशकर, बहू आई है तो उसका भी बहुत सहयोग मिलता है। लेकिन हाँ, मैं चंद्रपुर में थी तो कंप्लीट आइसोलेशन, कि वहाँ पर भी माउंट कार्मल में जॉब करती थी अपने बेटों के साथ। मेरा उद्देश्य वही था कि मेरे 2 बेटे मेरे साथ जाए, मेरे साथ आए। उसके बाद जो 1-2 घंटा उनका पढ़ाई होने के बाद फिर मेरे क्लासेस चलते थे 5 to 8 वगैरह, पूरा पैक रहती थी। और वही मेरा रिसर्च का समय भी रहता है कि क्या नया कर सकते, क्या प्रोग्राम्स में हम कर सकते। कोई सैटरडे संडे हॉलीडे नहीं, फुल पूरे समय काम काम काम। तो ये से चलता गया। और चंद्रपुर एक जगह ऐसी है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बताने में भी कि वहाँ पर है ना आपको बहुत सारा समय मिल जाता है, कि खूब कहीं जाना नहीं, किसी के घर जाना नहीं है ना, छोटा गांव है तो समय भी बचता है। जैसे अभी हम ट्रैवलिंग में बहुत समय चला जाता है, तो मुझे अपने घर की तरफ भी ध्यान देने को मिला, अपना काम करने को भी मिला, और बच्चे भी मेरे ही सामने मेरी स्कूल में थी तो मुझे उनके भी सब अपडेट्स मिल जाते थे। तो फिर मुझे समझ में आ जाता था कि नहीं, वी आर गोइंग परफेक्टली राइट, ऐसे करके। और फिर तो भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद, इनसे ये सब होता है, ऐसे मुझे लगता है। ये जब आप किसी परफॉर्मेंस में होते हैं, आप एक आर्टिस्ट होते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़, आपको खुद को अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनके सेवन से आपको अपने आप को दूर रखना पड़ता है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे आपको टोटल प्रणाम नमस्ते कर देना पड़ता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जब आपने कथक करना शुरू किया और आपको ये समझ में आ गया कि अब मेरा इंटरेस्ट और मेरी ज़िंदगी इसी में है, और फिर आपने कोई ऐसी खाने की चीज़ है जिनसे रिश्ता तोड़ा और आज भी जोड़ नहीं पाई है? खाने की बहुत शौकीन हूँ मैं, इसलिए छोड़ा कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन एक है कि फिटनेस तो रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर आपका वेट बढ़ जाता है तो उसका अपने आप को समझ में आ जाता है। जी। रियाज बहुत ज़रूरी है। रियाज तो करेगा, जो रियाज करेगा वो राज करेगा, ऐसी बात है। तो रियाज बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको अलग समय नहीं मिलता है रियाज करने के लिए, लेकिन सुबह मैं उठती हूँ, मेरा जल्दी उठने की आदत है। चाय बनाते वक्त या ब्रेकफास्ट बनाते वक्त या कुछ भी, जब मुझे कुछ सूझता है, कुछ करता है, तो मैं वहाँ करके देखती हूँ। और जैसे प्रोग्राम्स तो बहुत शुरू रहते हैं हमेशा, तो उसके लिए आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए जी। और माइंड के साथ आपका शरीर भी एक्टिव होना चाहिए। लेकिन सच बताती हूँ राज जी, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा खाने का, मैं सब खाती हूँ। मीठा बहुत पसंद है, तीखा भी बहुत पसंद है। हाँ, थोड़ा ऑयली नहीं खाती ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तला हुआ बहुत। हम लोग महीने में 1 आध बार कर लिए, 2 महीने में 1 आध बार कर लिए, ऐसे होता है। तो विवाह एक इंस्टीट्यूशन है ना? आई एम श्योर आपने देशकर साहब को बहुत कुछ, कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को? 32 इयर्स। 32 इयर्स। तो इन 32 सालों में आई एम श्योर आपने देशकर साहब को बहुत कुछ सिखाया होगा। आपने उनसे क्या सीखा? एक्चुअली ऐसे है ना कि ही इज द बैकबोन ऑफ कलाश्री आर्ट फाउंडेशन। इसमें भी कलाश्री फाउंडेशन की बात आ गई। जी जी। बताती हूँ कि कैसे है ना कि जब हम कुछ करना चाहते हैं कला के क्षेत्र में, तो पहले तो बहुत सात्विक होना है। जैसे पूजा का काम करते वैसे ही कला का काम होता है। ईश्वर की इच्छा और ईश्वर के आशीर्वाद के बिना मुमकिन नहीं। जी। और घर के सबका आशीर्वाद। जी। तो जैसे पतिदेव है, तो मैं तो नृत्य करना जानती हूँ, जिसका मैनेजमेंट का काम है।
जैसे मैनेज करना होता है, बहुत सारे लेटर्स है या बहुत सारे कोऑर्डिनेशंस है, या जब हम प्रोग्राम में मैं सामने रहती हूँ स्टेज के, लेकिन वो बैक स्टेज में रहते हैं हमेशा, या मेरे बेटे जब मेरे साथ रहते थे तो बेटे भी बैक स्टेज का बहुत सारा संभाल जी। तो इसीलिए, और उनसे ही इज वेरी बेस्ट क्रिटिक ऑफ माइंड। अगर कुछ गलत है, कुछ नहीं पड़ता है तो तुरंत बता दे कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, आपने ऐसा करना चाहिए यहाँ पर जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी वजह से ही ये जो है ये काम मेरा जो सोच मुझे मिली कि ये नहीं तो मेरे तक सीमित रहता था, मैं अपने अकेली परफॉर्मर के ये हाँ वहाँ कर दिया हो जाता था। लेकिन उनकी सोच, उनके विजन से ही कथक साधना केंद्र, और कथक साधना केंद्र को 25 इयर्स होने के बाद उसे कलाशिया, मेरे गुरु की भी इच्छा थी कि 25 उनका ही एक ब्रांच करके मैं चलाती थी कथक साधना केंद्र, चंद्रपुर नागपुर दोनों, अभी दोनों जगह क्लासेस चलते हैं। तो उनका भी इच्छा थी कि इसको एक अच्छा बड़े फॉर्म में आप उसको करो, तो अभी कलाशिया आर्ट फाउंडेशन में उसका काम किया है। और यही उनसे सीखी हूँ मेरे हस्बैंड से कि पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और फिर ये जैसे लॉयल्टी, तो ये सब आपको करना है और चलते रहिए, चरैवेती करते रहो, बस ये उनकी सोच है। तो वो सोच से वही मैं सब उनसे सीखी हूँ और वही काम करने की कोशिश करती हूँ। अब आगे क्या, कलाशी फाउंडेशन को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं हुई जो करना चाहते हैं? हाँ, जैसे थोड़ा सा कोरोना का काल एक आ गया, फिर भी हम लोग बहुत ऑनलाइन किए प्रोग्राम्स किए कि प्रोडक्शन हो। कलाशी आर्ट फाउंडेशन में एक अच्छा संस्कारक्षम और जैसे ताकत से परिपूर्ण और ऐसे विद्यार्थी तैयार हो यहाँ पर। दूसरी बात, केवल सीख के वो कोई क्लास करे ऐसे नहीं, तो परफॉर्मेंस हो, प्रोडक्शन हो, और केवल नागपुर में ही नहीं, विदर्भ में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, केवल भारत में नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो जाए, यही सोच के साथ आगे का काम करने की कोशिश करें। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, अगर ज़िंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर एक सुनहरे अक्षर में ये नाम ऑन द टाइटल लिखा गया, भाग्य लक्ष्मी देशकर, उसके नीचे ऐसा क्या लिखा रहना चाहिए? कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी सोच लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? वर्क इज वर्कशिप, कि काम ही पूजा है, और जो भी करना है वो जो भी काम आपने लिया है हाथ में उसको पूजा से करके करना चाहिए। और जैसे पूजा से सबको फल मिलता है, बोलते हैं पहले हम लोग घर में मिलते कि ये पूजा सुफल संपन्न हो, ऐसे उसका आखिरी में एक रहता था। तो ये काम की पूजा करते करते वो सुफल संपन्न हो, उसका फल सबको मिले, यही इच्छा थी। भाग्यलक्ष्मी जी, आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपने अपने जीवन को, अपने वक्त को, अपनी बहुत सारी खुशियों को अपने काम में ही समर्पित किया। आपने जो आप एक थॉट प्रोसेस लेकर आप शुरुआत से चलते आई हैं, जहाँ पर वर्क इज़ वर्शिप, ये थॉट जो है ये बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि आपने कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका त्याग किया होगा, वो कितने ऐसे लम्हे होंगे जिन्हें आप शायद इंजॉय कर सकती थी, लेकिन आपने उस वक्त आपका ध्यान क्योंकि अपने काम के और अपनी कला के प्रति ऑक्यूपाइड था, आपने वाकई में अपने जीवन को पूरा समर्पित रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मंदिर बनाने की नहीं, लेकिन मंदिर के अंदर बैठने वाले ईश्वर की सही किस्म से आराधना करना जानते हैं। और अगर उसकी सुनहरी किताब लिखेगी तो उसमें आपका नाम बहुत टॉप पे आने वाला है। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और आप ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राज जी, इतने अच्छे शो में व्यक्त होने की एक संधि, एक अवसर आपने मुझे प्रदान किया है, इसलिए राज के बाद
और राज जी का मन से आभार व्यक्त करती हूँ। जिन कला रसिक श्रोतागण और जिन कला रसिकों से हमेशा आशीर्वाद मिला है और ये साधना ऐसी अविरत शुरू रहे, इस ईश्वर से आशीर्वाद मांगती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। एक बात बोलती हूँ, हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। क्या बात है। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं है सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। सुलझाने उनको न आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना कर्म है। अपने कर्म से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिशा जिससे पहचाने संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाग्यलक्ष्मी देशकर जी से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। ये नवजोत सिंह सिद्धू की एक बड़ी अच्छी 4 पंक्तियां हैं जिसमें वो कहते हैं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, भाग्यलक्ष्मी देशकर जी की कहता हूँ, अपने काम के प्रति समर्पण और प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। हम कई वर्षों से देखते आए हैं कि बहुत सारा विरोध हुआ है, बहुत सारी बातें हुई हैं कि मंदिर यहीं बनेगा, लेकिन उस मंदिर के अंदर में बैठे ईश्वर की बातें मुझे नहीं लगता कोई करता है। गणपति को हम जब साल में एक बार गणपति बापा हमारे घर आते हैं तब हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी आरती गाते हैं, लेकिन उस आरती के अंदर में जो बातें वो कहना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसको हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो नहीं करते। नवरात्र में हम भले ही 9 रातें गरबा रास करके एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, माता का नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, लेकिन साल भर हम रास्ते पर देखते हैं कि कैसे महिलाओं के साथ बिहेव होता है। दुर्भाग्य की बात जो है वो ये है कि हम कहनी में ज़्यादा विश्वास करने लग गए हैं, पर वो कहते हैं ना कि कहना और करना, इसमें दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क जो है, ये समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस फ़र्क को, उस दूरी को कम करना अब हम शुरू कर दें। देखिए, भले ही आध्यात्म से जुड़ी जितनी भी किताबें हैं वो कहती हैं कि कलयुग शुरू है, सतयुग जा चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सतयुग कभी नहीं जाता। ये हो सकता है मेरी सोच हो, मुझे ऐसा लगता है कि सतयुग कभी नहीं जाता, बस लोग उसे सतयुग जैसे नहीं लेते। हम अच्छे बन सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं, अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, बशर्ते ये कि हम अच्छे से रहना चाहें, वो चाहत मन से आनी चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम को ही अपना जीवन बना देते हैं, और स्पेशली पुरुषों के लिए थोड़ा आसान लगता है, लेकिन महिलाओं के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि छोटी बेटी जब घर में जब बेटी का जन्म होता है तो पहले ही माता पिता को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब ये जिम्मेदारी है। उसको वो विदा करते हैं और उसके बाद फिर तब एक राहत की सांस लेते हैं, लेकिन कई वर्षों तक जब तक वो जीवित रहते हैं उन्हें अपनी बिटिया की चिंता ज़रूर रहती है। लेकिन बेटे को लेकर थोड़ी सी इस चीज़ में एक ओपननेस है, एक आज़ादी है। लेकिन एक बेटी जब किसी के घर में विवाह करके जाती है और वहाँ पर उसे वहाँ फिर एक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते वो क्या करना चाहती है वो भूल जाती है, वो बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन जब समाज में भाग्यलक्ष्मी जी जैसी महिलाएं आती हैं तो वो लोगों को एक बात सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आप चाहें तो आप सब बैलेंस कर सकते हैं, बस इतना है कि आप चाहें। उम्मीद है कि आप भी अपनी बेटियों को ऐसी आज़ादी देंगे, अपनी बहुओं को ऐसी आज़ादी देंगे, अपनी माताओं को ऐसी आज़ादी देंगे कि वो जो करना चाहें वो करें, और आप उनके साथ, जैसे सुनील देशकर जी भाग्यलक्ष्मी जी के साथ खड़े रहे, डटे रहे, वैसे आप भी अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहू के साथ खड़े रहें, डटे रहें। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें।
परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो वैसे तो सब कुछ करती है जो मम्मी पापा कहते हैं, लेकिन अपने किसी एक पर्सनल चॉइस के परफॉर्मिंग आर्ट में अपने आप को व्यस्त रखती है, बिजी रखती है, तो समझिए वो भाग्य लक्ष्मी देश कर बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।